हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं रविंदर पुनिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप टू सक्सेस विद रविंदर पुनिया के अंदर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का थर्ड चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 2 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड फर्दर वी विल स्टडी अबाउट कंडक्टिविटी एंड मैनी मोर टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटीज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, बट यू आर इन 12th क्लास नाउ, तो थोड़ा बहुत भूल चुके हो, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा रिमाइंड करवा देना चाहिए। सो व्हाट इज़ ओम्स लॉ? ओम्स लॉ, it states that the potential difference V across the conductor is directly proportional to the current flowing through it. It means suppose you are having a wire like this and it had 2 terminals और इसके साइड में हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस V इसके अप्लाई किया, तो इसमें करंट जो है वो फ्लो करेगा। हमने माना कि I करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। तो ओम्स लॉ ने क्या कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा इसके इन दोनों पॉइंट्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगा। ओके, सो हेयर मैथमेटिकली वी कैन से दैट V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, or we can say that V is equals to IR. Here R is the new term, where R, we can say that R is a constant and it is called resistance of the conductor. Students, this resistance means the obstruction between the flow of current through a conductor. स्टूडेंट्स, जब भी इलेक्ट्रिक करंट कहीं से फ्लो करता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रुकावट ज़रूर बनती है। एज लाइक आपने फिजिक्स में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा। फ्रिक्शन के बारे में आपने जाना था कि अगर कोई भी चीज़ 2 कॉन्टैक्ट में आती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो वो एक दूसरे को के मोशन को अपोज करती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप यहाँ पर एक डायग्राम जैसे आप देख रहे हैं कि आपको रेड डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे और कुछ आपको छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक वायर का, मेटेलिक वायर का एक टुकड़ा है। इसके अंदर जो रेड डॉट्स आप लोग देख पा रहे हो, ये हमने माना है कि न्यूक्लियस है किसी भी एक एटम का, और जो ये ब्लू डॉट्स या छोटे डॉट्स आप लोग जो देख पा रहे हो, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर एक मेटल के अंदर ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ओके, अगर हम इस वायर को किसी एक बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एज लाइक वी कैन से दैट दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। सो वी कैन सी हियर दैट दिस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अवे फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल एंड मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। जैसा कि आप देख सकते हो कि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से एंड टर्मिनल तक गया, दूसरे टर्मिनल तक आया, पॉजिटिव टर्मिनल तक आया, तो हम लोगों ने नोट किया कि बहुत सारे रेड वाले पार्टिकल्स थे, बहुत वाले ब्लू वाले पार्टिकल्स थे, यानी कि बहुत सारे तो प्रोटॉन्स थे, एज लाइक वी कैन से दैट न्यूक्लियस थे, हैवीली पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज़ थी, और बहुत सारे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे। ये दोनों ही तरह के पार्टिकल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को रोकते हैं। ओके, तो इस मोशन को रोकना ही रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, इसी चीज़ को रेजिस्टेंस बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर के केस में। ऐसा ही हमको देखने को मिल सकता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के केस में, वो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक दोनों ही कंडक्टर्स फॉलो करते हैं। इट इज़ ओबेड बाय बोथ मेटेलिक एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। Okay, so again we talk about the resistance. Resistance is the obstruction in the flow of current through a conductor. जिस तरह से हमने आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश की कि क्या होता है रेजिस्टेंस, तो यही चीज़ हम इसमें कह सकते हैं कि obstruction in the flow of current through a conductor. So we can say that according to Ohm's law, R is equals to V upon I. That is R is equals to V upon I, और इसकी जो यूनिट्स होंगी ओम, और ओम्स का ये सिंबल आपने 10th क्लास में भी ज़रूर पढ़ा होगा। ओके, नाउ कमिंग अप नेक्स्ट, ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मीन्स जो ये वायर है जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था, ये सोचो अब जितनी ज़्यादा लंबी ये वायर होगी, लेंथ इसकी कितनी ज़्यादा होगी, अब उतना ही ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करना पड़ेगा,
और उतना ही ज़्यादा इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ रेजिस्टेंस के। ओके, अब हम दूसरी बात करें, ये जो इसकी आप देख रहे हो ये चीज़, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट मीन्स तार की मोटाई। जो भी वायर जितनी ज़्यादा मोटी होगी उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अंदर से फ्लो कर पाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि रुकावट इलेक्ट्रॉन्स में नहीं हो रही है। ओके, सो हेयर वी कैन से दैट R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, और वी कैन से दैट R इज इक्वल्स टू रो L/A। स्टूडेंट्स, हेयर वी कैन सी दैट दिस इज रो। ये रो क्या है, ये और नया एक कांस्टेंट आया है जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम स्टूडेंट्स इफ़ वी टेक L इज इक्वल्स टू 1 एंड A इज इक्वल्स टू 1, L इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो R इज इक्वल्स टू रो 1/1, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर यही हमने डेफिनेशन इसकी लिख रखी है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ इज़ 1 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो A है वो क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इसकी यूनिट स्टूडेंट्स बनेंगी ओम, सेंटीमीटर और ओम सेंटीमीटर। अगर हम इसकी SI यूनिट्स में बात करें तो आप सबको पता है कि जो लेंथ है उसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ पर SI यूनिट्स में अगर हम इसको लिखें तो ओम मीटर या फिर ओम मीटर लिख दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपना अगला टॉपिक है कंडक्टेंस। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी आपकी तरह फ्री का बेनिफिट उठा सकें। ओके, नाउ कमिंग अप टू द कंडक्टेंस, लास्ट टॉपिक हमारा था रेजिस्टेंस, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वायर के अंदर चलते हुए भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो उतनी अच्छे से मूव नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए, और वो इफ़ेक्ट था रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स चलो रुकावट तो होती है, बट अब हम बात करेंगे कि मूव कितना करते हैं। तो जितना मूव करते हैं उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बारे में आप सब जानते हो। देखो, इलेक्ट्रॉन्स को रोकना मीन्स रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा दैट इज़ कंडक्टेंस। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट कंसेप्ट्स हैं। तो इससे हम कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है। इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हेयर वी कैन से दैट G इज इक्वल्स टू 1/R। तो अब जो कंडक्टेंस था उसकी हमारी रेजिस्टेंस था उसकी हमारी यूनिट्स क्या थी, ओम। तो यहाँ हमारी यूनिट क्या हो जाएंगी, ओम इनवर्स या फिर मो। ओम वर्ड को ही हमने रिवर्स कर दिया, और इसकी एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं साइमन। ओके, अब जैसे उसमें हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर हम कंडक्टिविटी के बारे में जानेंगे। अब कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जिस तरह से हमने एक वायर का एग्जांपल लिया था, उस वायर की लेंथ यदि हम 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माने तो उस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, कंडक्टिविटी। सो हेयर वी कैन से दैट कंडक्टिविटी इज के, दिस स्मॉल के, इट इज़ नोन एज कापा। इसको हम कापा के नाम से जानते हैं, और कापा इज इक्वल्स टू G/L/A। दैट मीन्स ये जो कंडक्टिविटी है वो लेंथ और एरिया, लेंथ के डायरेक्टली और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ हम कह सकते हैं दैट कापा इज इक्वल्स टू 1/ρ, दैट इज रेजिस्टिविटी। तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन पर मीटर। ओके, तो कमिंग अप टू द टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी नाउ, द फर्स्ट टाइप इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंडक्टिविटीज़ का, बहुत अब कुछ टॉपिक्स आएंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व्ड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ तक हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जाना है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है तो वो आयंस के अंदर डिसोसिएट करता है। तो इस डेफिनेशन के अंदर क्या बताया गया है कि जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन हमने डिसॉल्व कर रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर,
1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जो है हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर रखा है, तो उसके अंदर जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे उन आयंस के द्वारा किए गए कंडक्टेंस को हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे। साथ में इसके एक और कंडीशन डाल रखी है कि जो इलेक्ट्रोड्स का डिस्टेंस होना चाहिए, एज लाइक यू कैन सी इन दिस फिगर, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इलेक्ट्रोड के बीच में होना चाहिए और एरिया दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में इतना होना चाहिए कि आयन जो हैं इजीली फॉर्म होके बन के और वो अच्छे से कंडक्टेंस कर सकें। ओके, सो हेयर इट इज़ denoted एज लैम्डा. This is the symbol of lambda. Okay, and lambda equivalent is equals to specific conductance into V. तो specific conductance को हम kV से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ, और इसको हम V से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये V वही है जो यहाँ 20 सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम हमने उसकी ली थी। ओके, तो अगर जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो हम C मान के चलें, किसी भी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन के ऊपर अगर हम उसकी कंसंट्रेशन C मान के चलते हैं, सो हेयर वी गेट V इज इक्वल्स टू 1000 बाय C पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Kc इज द here we note that Kc kappa at concentration C. This. Okay, so 1000 by C equivalent can be also written as normality. Okay, so the units of this equivalent conductivity are ohm inverse centimeter square per equivalent, or we can say that Simon centimeter square per equivalent. Okay, let's go to next topic. So students, our next topic is molar conductivity. So molar conductivity it is defined as the conductance of all the ions produced from 1 mole of electrolyte solution dissolved in V centimeter cube of the solution when the electrodes are 1 centimeter apart and the area of electrode is so large that the whole of the solution is contained in it. Okay students, जिस तरह से हमने इससे पहले वाला टॉपिक किया था that was equivalent conductivity, बिल्कुल वैसा ही मोलर कंडक्टिविटी है। उसमें हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस लिए थे। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, वो सभी आयंस जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हुए हैं, उन सब के कारण जो भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिसॉल्व इन 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसके अंदर जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे उन सब के कारण जो होने वाली कंडक्टिविटी है उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था दैट पिछले टॉपिक में था लैम्डा EQ, दैट मीन्स इक्विवेलेंट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, KV और V से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो लैम्डा M होगा वो Kc 1000 बाय C होगा, और यहाँ पर हम Kc 1000 बाय मोलैरिटी लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट्स बनेंगी दैट इज़ ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर सेमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, नाउ कमिंग अप नेक्स्ट वी कैन से दैट द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो हमने पिछले उसमें पढ़ी थी तो कुछ टाइम पहले, तो K इज इक्वल्स टू G इंटू LA। अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी वो कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट होती है। हेयर द सेल कांस्टेंट इज L बाय A, where L is the length between the electrodes and A is the area of cross section in which the ions are flowing. Okay, so here we get L by A, it is cell constant, or it can be represented as G star. Okay, so the conductivity kappa is equals to G into G star, where G star is L by A. Okay, so the conclusions are, यहाँ पर हम दो conclusions पे निकलते हैं कि जो equivalent conductivity है वो डाइल्यूशन से इंक्रीज करती है। मीन्स जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर हम वाटर को ऐड करते जाएंगे तो डाइल्यूशन इंक्रीज होगा। डाइल्यूशन के इंक्रीज होने से जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, ये दोनों कंडक्टिविटीज़ हैं, ये इंक्रीज करती हैं। अब ये इंक्रीज क्यों करती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। जैसे ही नंबर ऑफ चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा कंडक्शन शो होगी, तो इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये दोनों की दोनों इंक्रीज़ करती हैं। जबकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की डिक्रीज़ करती है जब हम डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करते हैं। इसका कारण ये है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे उसी से उतनी ही उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है जो वो डिक्रीज़ होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।